नमस्कार। आज हम संसाधनों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार से मनुष्य का संसाधनों के निर्माण में योगदान रहता है और संसाधनों की संकल्पनाओं के बारे में हमने बात की थी। आज हम संसाधनों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन आता है और मनुष्य का इसमें क्या रोल होता है। संसाधनों की प्रकृति गतिशील है, जो निरंतर परिवर्तनशील रहते हुए नवीन स्वरूप प्राप्त करती रहती है, तथा इसमें समय एक महत्वपूर्ण घटक है। तो संसाधनों की जो प्रकृति जो है वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। इसमें निरंतर परिवर्तन आते हैं, क्योंकि यदि इसमें परिवर्तन नहीं आते तो मनुष्य जो है संसाधनों के विकास के आधार पर जहाँ पे आज है वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। यदि संसाधन उसी अवस्था में स्थिर रहते, उनमें परिवर्तन नहीं होते, तो क्या होता, संसाधनों का विकास नहीं होता, और संसाधनों का विकास नहीं होता तो मानव सभ्यता का जो विकास हम आज देखते हैं वो भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है समय। समय के दौरान ही संसाधनों का विकास होता है। प्रारंभिक समय में जलवायु परिवर्तन से सघन वनस्पति का विकास हुआ और कालांतर में ये वनस्पति कोयला बन गई। तो इस प्रकार वनस्पति भी संसाधन थी और कोयला भी संसाधन है। फर्क कितना पड़ा कि उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया है। प्रारंभिक समय जब गर्म जलवायु थी उस समय पृथ्वी पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वनस्पति का विकास हुआ, फिर भूगर्भ भी हलचल हुई और उसकी वजह से ये वनस्पति जो है वो भूगर्भ में दब गई। तो वहाँ पे ताप है और अत्यधिक दाब की वजह से उसमें जो नमी थी वो सूख गई और उसने किसका रूप ले लिया था, कोयले का रूप ले लिया। तो वनस्पति है वो भी संसाधन है, निश्चित रूप से वो भी उपयोगी है, उससे भी हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। और जब उसने अपनी प्रकृति में परिवर्तन किया और वो कोयला बन गई तो वो ऊर्जा का स्रोत बन गई, उद्योगों का आधार बन गई। तो वही वनस्पति है जिसने अपनी प्रकृति में परिवर्तन करके कोयले का स्वरूप ले लिया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी समय, क्योंकि इसमें हजारों लाखों वर्ष का समय लगा। यूँ ही नहीं है कि वनस्पति दब गई और कोयला बन गई, बल्कि लाखों वर्ष की जो प्रक्रिया के बाद में वनस्पति का जो स्वरूप प्रकृति में परिवर्तन हुआ और प्रकृति में परिवर्तन होकर वो एक प्रमुख जो जीवाश्म ईंधन के रूप में विकसित हुई। तो समय के संदर्भ में जो है वो संसाधनों का विकास होता है, उनकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान तत्वों को मानव संसाधन का रूप देता है, जिसमें उसके कौशल एवं दक्षता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हमने संसाधनों की बात की थी तब ने बताया था कि संसाधनों को या प्रकृति के किसी भी तत्व को, कोई भी जो तत्व विद्यमान है प्रकृति में, वो संसाधन तभी कहलाएगा जब वो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो उसको संतुष्ट करने के लिए या उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, मनुष्य के लिए उसके उपयोगी होने के लिए जो मानव जो है वो ही अपनी कौशल और दक्षता से उसमें परिवर्तन करता है, उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे कृषि की बात करें, कृषि कार्य जो है, जो ज़मीन थी, भूमि है, मृदा है, वो पहले भी मनुष्य के पास थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उसने अपने ज्ञान से, दक्षता से क्या किया, वहाँ पे फसलें उगानी शुरू की। तो वहाँ पे उसने उसको संसाधन का जो रूप दिया है, अपने लिए उपयोगी प्रदान किसने किया है, मनुष्य ने वहाँ पे फसलें उगाई है और इसमें अपने कौशल एवं दक्षता का प्रयोग किया। मनुष्य ने आदिकाल से प्राकृतिक वातावरण के साथ जीवन यापन करते हुए सांस्कृतिक विकास किया और जिसका आधार संसाधन रहा है। तो आज जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, यानी आदिकाल से मनुष्य जो है वो निरंतर प्रगति कर रहा है। उसके विकास के जो सोपान देखते हैं तो उस सोपान में हम आज देखते हैं कि वो सांस्कृतिक विकास का उसने उच्चतम विकास कर लिया है और अभी भी वो निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है और निरंतर विकास कर रहा है। उसने अपने सांस्कृतिक विकास के एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर लिया है। लेकिन इसका जब हम बेस की बात करते हैं या आधार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो प्राकृतिक वातावरण के संसाधन ही है। उसने
विकास किया है, जिसमें उसके ज्ञान का, उसके कौशल का, उसकी बुद्धि का योगदान है। लेकिन यदि हम आधार की बात करें तो वो संसाधन ही रहेंगे। यदि संसाधन नहीं होते मनुष्य इतना विकास नहीं कर पाता। यदि कोयला नहीं होता तो उद्योगों को नहीं चला पाता। यदि खनिज नहीं होते तो वो उद्योगों का विकास नहीं कर पाता। यदि भूमि नहीं होती तो वो कृषि कहाँ पे करता। यदि जल नहीं होता तो वो पेयजल कैसे प्रयोग करता, जल विद्युत का उत्पादन कैसे करता। तो ये सब जो संसाधन से प्रकृति ने प्रदान किए और उन संसाधनों को मनुष्य ने प्रयोग करके और अपना सांस्कृतिक विकास किया है। इस प्रक्रिया में सामाजिक संगठन, समय एवं ज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब मनुष्य किसी भी प्राकृतिक तत्व को संसाधन में कन्वर्ट करता है और विकास करता है आगे, तो उसमें उसके जो सामाजिक संगठन, जिस समाज में वह रह रहा है, वहाँ की क्या संस्कृति है, कल्चर किस प्रकार का है, जो उनकी रीति रिवाज है, व्यवहार है, उनका फर्क पड़ता है समय का, क्योंकि समय के संदर्भ में ही विकास होता है। इसके अलावा मनुष्य के ज्ञान का भी उस पर फर्क पड़ता है। यदि कोई सामाजिक दृष्टि से यदि देखें, जो आदिवासी समाज है, तो आदिवासी समाज का संगठन अलग प्रकार का है। वे रूढ़िवादी होते हैं, वो जल्दी से कोई भी चीज़ को अपनाते नहीं हैं। तो वे क्या है कि वहाँ पे इतना अधिक डेवलपमेंट, विकास नहीं हो पाता, चाहे उनके पास संसाधन है लेकिन वो विकसित नहीं हो पा रहे। इसी प्रकार समय है, कम समय में संसाधनों का विकास नहीं होगा। संसाधनों का जो विकास है वो अधिक समय लेता है, और संसाधनों के विकास के लिए ज्ञान की, तकनीक की भी आवश्यकता होती है। तो प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके एक सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मनुष्य तो निश्चित रूप से फर्स्ट है ही, लेकिन उसमें उसका सामाजिक संगठन है और समय है, उसका ज्ञान है, वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके तकनीकी ज्ञान एवं सभ्यता का विकास किया, जिसके फलस्वरूप संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। तो मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके अपनी तकनीक का विकास किया है और सभ्यता का विकास किया है, और उसी तकनीक के फलस्वरूप संसाधनों उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। पहले जैसे यदि हम बात करें कृषि फसलों की, तो फसलों का उत्पादन पहले भी होता था, लेकिन जब हरित क्रांति आई 60s के जो समय था 66-67 में, उस समय तकनीक की सहायता से मनुष्य ने ऐसे बीजों का प्रयोग किया जिनसे उत्पादन जो है 2 से 3 गुना बढ़ गया। पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था, कीटनाशकों का, तो इसकी वजह से उत्पादन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, यानी कि उनकी जो उपलब्धता थी, उत्पादन जो था वो तेज़ी से वृद्धि हुई। तो उसकी वजह क्या थी कि मनुष्य की तकनीक, क्योंकि कृषि की फसलों का उत्पादन तो पहले भी हो रहा था, वे फसलें पहले भी उत्पादित हो रही थी। जैसे गेहूं है, तो गेहूं का उत्पादन पहले भी किया जा रहा था। ऐसी बात नहीं कि हरित क्रांति के बाद में ही उसका उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन हरित क्रांति ने, जो कि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास का परिणाम थी, उसने क्या किया कि जो संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि की, जो फसलों के उत्पादन जो है उसको 2 से 3 गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो क्या लोगों की पहुंच तक या जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने में समर्थ हुआ। प्रकृति में जैसे ही संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, संसाधनों की प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। तो जैसे संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तो संसाधनों की प्रकृति में भी परिवर्तन आता है, वे भी निरंतर परिवर्तनशील चेंजेस होते हैं उसमें। संसाधनों की प्रकृति में भौगोलिक स्थिति, उपलब्धता, आर्थिक महत्व आदि के अनुसार परिवर्तन आता है। कोई भी जो संसाधन है वो कहाँ पाया जा रहा है, उसकी स्थिति किस प्रकार की है, उसकी उपलब्धता कैसी है, वो कम मात्रा में उपलब्ध है, अधिक मात्रा में उपलब्ध है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, उसका यूज़ क्या है, इनके अनुसार उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। यदि कोई भी ऐसा संसाधन है जो कि जिसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वह मनुष्य के लिए अप्राप्य है, या जैसे सागर की अगाध गहराइयों में है, तो वो उसके लिए क्या होगा, इतना महत्व नहीं रखेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे मनुष्य तकनीक का विकास किया, और जैसे तेल है जो अपतटीय क्षेत्र है वहाँ से तेल निकाला जाता है, तो पहले वहाँ पे जब तक नहीं थे हम समर्थ
तकनीक नहीं थी तब वो क्या था, कुछ नहीं था, संसाधन नहीं था। लेकिन जब अब मनुष्य ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि वो अब तटीय क्षेत्रों से तेल निकाल रहा है, तो उस तेल की प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, उसकी उपलब्धता में वृद्धि हुई है। कोई भी खनिज जो है वो यदि अधिक मात्रा में उपलब्ध है या बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, उसका भी फर्क पड़ता है। आर्थिक महत्व, जैसे जैसे तकनीक का विकास होता है वैसे वैसे किसी भी संसाधन के अलग अलग उपयोग जो है वो निर्धारित होते हैं। जैसे यूरेनियम की बात करें तो जब परमाणु ऊर्जा की तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ था, उस समय यूरेनियम का प्रयोग मात्र एक या रंगीन कांच के रूप में या रंगीन पत्थर के रूप में इसका प्रयोग होता था, इतना ज़्यादा उसका महत्व नहीं था। लेकिन जैसे ही तकनीक का विकास हुआ, परमाणु ऊर्जा की तकनीक आई, तो उसका जो आर्थिक महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। जहाँ पे वो मात्र एक रंगीन कांच के रूप में था या उस पदार्थ के रूप में था, वहाँ अब वो एक आणविक या सामरिक महत्व के खनिज के रूप में जाना जाने लगा। तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन आया, और ये किसकी वजह से आया, तकनीकी विकास की वजह से। हम देखते हैं कि संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन जो है उसको जो है सोपानी रूप में देखते हैं। सबसे पहले जो है वो प्राकृतिक वातावरण, जिसमें मनुष्य रहता है, मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य सारी क्रियाएं या अपनी गतिविधियां संचालित करता है, और फिर उस प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करता है, मानव के द्वारा उपयोग होता है, और मानव उसका उपयोग करके सभ्यता का विकास करता है, अपना सांस्कृतिक विकास करता है, और उसी सभ्यता के दौर में या सभ्यता के दौरान जो विकास करता है उसमें वो तकनीकी ज्ञान भी बढ़ाता है। और जैसे जैसे उसके तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई वैसे संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रकृति में संसाधन है वो पड़े हैं, लेकिन यदि हमारे पास तकनीकी नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, तब वो हमारे लिए कुछ काम के नहीं होते। संसाधन हमारे लिए उपलब्धता क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही तकनीकी ज्ञान बढ़ा, हमारे पास किसी भी संसाधन को सागरीय गहराइयों से या किसी भी ऐसी क्षेत्र जहाँ पे निर्जन है, दुर्गम है, वहाँ से हम उसको निकालने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे समर्थ होंगे, हमारे संसाधनों की उपलब्धता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तकनीकी ज्ञान एवं सभ्यता के विकास हुआ, उससे संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई, और संसाधनों की जो उपलब्धता में जो वृद्धि होती है वो फिर संसाधनों की प्रकृति में भी परिवर्तन लेकर आती है। समय के साथ संसाधनों की प्रकृति भी परिवर्तनशील होती है। कोयला समय के साथ विभिन्न स्वरूपों में होता है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट। यानी जो कोई भी जो संसाधन है वो अपने विकास के जो क्रम में अलग अलग प्रकृति रखता है। जैसे कोयले की यदि हम बात करें तो कोयले के 4 स्वरूप पाए जाते हैं। पीट जो है वो वनस्पति से कोयला बनने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, जिसमें वो लगभग लकड़ी जैसा होता है, उसका रंग जो है वो भूरा होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। फिर उसके बाद दूसरा स्वरूप आता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट उसके अगला जो है वो पीट से जस्ट अगले चरण का कोयला होता है, और राजस्थान में जो है वो लिग्नाइट किस्म का कोयला ही पाया जाता है। उसका अगला जो है बिटुमिनस, और सबसे जो अच्छे किस्म का जो कोयला होता है, जो सबसे काफ़ी हजारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला जो है वो बनता है, वो होता है एंथ्रासाइट। यानी कोयले का निर्माण की जो उसके चरण है उसमें भी उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो संसाधनों की जो प्रकृति है वो निरंतर परिवर्तनशील रहती है। स्थिति का भी संसाधनों की प्रकृति पर प्रभाव होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश की जो जैविक संपदा है वो शीतोष्ण कटिबंध या ध्रुवीय प्रदेशों से भिन्न प्रकृति की होती है। तो कोई भी जो संसाधन है वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकृति का होगा, वो जहाँ पाया जा रहा है वहाँ के जो प्राकृतिक जो वातावरण के गुण हैं उनसे प्रभावित होता है। यदि हम बात करें जैविक संपदा की, जो पशुधन है उनके बारे में या किसी भी स्थान पे फसलों के बारे में, तो फसलों की जो है प्रकृति में भी चेंजेस पाए जाते हैं। पूरे भूमंडल पर फसलों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में फसलें जो है वो अलग प्रकार की पाई जाती है, उष्ण कटिबंध में जो है वो अलग प्रकार की फसलें पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पे अलग शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें पाई जाएगी, और ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे फसलों का विकास जो है वो नगण्य होता है।
इसी प्रकार पशुओं की बात करें, जानवरों जीव जंतुओं की यदि बात करें तो भूमध्य रेखीय प्रदेश के जो जीव जंतु है वो अलग होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंध के जंतु अलग होते हैं। और ध्रुवीय प्रदेश के जो जीव जंतु है, जानवर कैसे होते हैं, खाल वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी अधिक रहती है। तो वो जहाँ पाए जा रहे हैं उस स्थान की स्थिति, उस स्थान का प्राकृतिक वातावरण भी जो है वो संसाधनों की प्रकृति प्रभाव डालता है। तो आज हमने संसाधनों की प्रकृति के बारे में बात की कि किस प्रकार संसाधनों का विकास होता है और किस प्रकार उसकी प्रकृति में परिवर्तन आते हैं। मनुष्य किस प्रकार संसाधनों को परिवर्तित करता है, प्रकृति में चेंजेस लेकर आता है। धन्यवाद।